जैसे तुमने केन वेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, इसके रिलेटेड एक केस स्टडी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी फ्रॉम दिस चैप्टर, और एक्सपेक्टेड रहती है कि पेपर में आती है। अब एक ग्रुप आपका बनाया गया उस गांव में, इस ग्रुप का नाम रखा गया तरुण मंडल ग्रुप। ये याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों की किताब में आपका 2002 दिखा रखा होगा, और कई बच्चों ने जिनकी नई किताबें आई हैं जो सीबीएसई ने अपडेट किया उसमें 2012 की पॉलिसी है। दोनों में अंतर क्या है? ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कम करना चाहिए और कंस्ट्रक्शन करने चाहिए आर्सेनिक फ्री वॉल के। आर्सेनिक फ्री वॉल क्या होता है? ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हाल चाल है सभी के? मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास के अंदर, जहां पर एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं। और इस चैप्टर के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको लिखनी है, जहां जहां पर आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आपने बस इतना सा काम करना है कि एक कॉपी पेन ले लीजिए और कॉपी पेन लेकर इंपॉर्टेंट बारीक बारीक डिटेल आप लिखते जाइएगा मेरे साथ, और जब तक चैप्टर खत्म होगा तब तक इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर करता हुआ जाऊंगा मैं, ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन में कोई रुकावट ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और चैप्टर का जैसे नाम भी है वाटर रिसोर्सेज, पर उससे पहले कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखा दिया करो, एक बार सेशन को शेयर वगैरह कर दिया करो, ताकि जो बच्चे आपका देखना चाहते हैं उनको आराम से ये चैप्टर्स आपका दिख जाए। देखिए सर, सबसे पहले क्या होता है, पानी की जरूरत जो है, इंसान के पास पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। देखो हम क्या कहते हैं, हमारे पास जैसे बचपन में आपका पहला क्वेश्चन उठता था कि पानी क्यों जरूरी है? भाई पीने के लिए पानी जरूरी है, बाल धोने हैं तो भी पानी जरूरी है, नहाने के लिए पानी जरूरी है, कपड़े धोने के लिए पानी जरूरी है। सर सब चीज के लिए पानी जरूरी है, तो पानी की कोई कमी थोड़ी है देश के अंदर। दुनिया में 71% पानी है, और सर बाकी तो लैंड मास है छोटा मोटा बचा उचा, तो सर वो सारा पानी, इतना पानी है, कर लो इस्तेमाल, क्या दिक्कत आ रही है? पानी का पूरा इस्तेमाल करो। भाई देखो, पानी का इस्तेमाल वही हो सकता है, अगर मुझे पानी पीना है तो मैं आपका कम से कम ऐसा पानी तो इस्तेमाल करूंगा जो कि फ्रेश वाटर हो। जो पानी अवेलेबल है उसमें से आधे से ज्यादा पानी हमारे पास सलाइन वाटर है, समुद्र का है, ओशियन है, सी है। तो वो जो इतना पानी है उसमें से आप क्या पियोगे, उसमें क्या आपको समझ में आएगा? तो इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया अकाउंट्स फॉर अराउंड 2.5% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो लैंड मास की बात कर रहा है वो, एंड अराउंड 4% ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज जब वो बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वाटर रिसोर्सेज में सिर्फ पानी आपका देखने को मिल रहा है, रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पानी जहां जहां से हमें स्रोत मिलता है, चाहे वो लेक्स हो, चाहे वो पॉन्ड्स हो, चाहे वो वेल्स हो, चाहे वो ग्लेशियर हो, वो सारे अकाउंटेबिलिटी में आ जाते हैं। एंड अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब तुम देखो जरा, एक बार ध्यान से देखो, पूरी दुनिया की 16% पॉपुलेशन हमारे पास है, पर पानी कितना है? सिर्फ 4%। इसका मतलब है कि 4 टाइम हमारे पास प्रेशर पड़ रहा है पानी के ऊपर। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है और जो सरफेस वाटर है, तुम आगे आने वाले समय में देखोगे कि उसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि वो धीरे धीरे कर खत्म होता जा रहा है। तो ये एक समस्या रहती है आपका हमेशा से। द टोटल वाटर अवेलेबल फॉर प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री इन अ ईयर इज अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर। अब जरा ध्यान से सुनो इस बात को। उसने ये बोला, ध्यान सुनोगे कि प्रेसिपिटेशन, पहला शब्द क्या आ गया? पहला शब्द आ गया सर प्रेसिपिटेशन। अब ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है? देखो वैसे तो तुम जानते ही होगे कि प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं। तो हमेशा जब भी तुम बारिश के पानी को इस्तेमाल करते हो, तो वो बारिश का पानी या तो ऐसे ही बह के चला जाता है, या हम उसको प्रॉपरली आपका यूटिलाइज नहीं कर पाते, या हम उसको स्टोर नहीं कर पाते। तो वो जो प्रेसिपिटेशन है ना कंट्री के अंदर, वो लगभग 4000 क्यूबिक किलोमीटर में हमें देखने को मिलता है। एंड द अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। तो पानी हमारे पास बेसिकली प्रेसिपिटेशन से इतना आ रहा है, पर जो हम मतलब ग्राउंड वाटर तक जा पा रहा है या फिर आपका स्टोरेबिलिटी हो रही है वो इतनी हो पा रही है। इसका मतलब है बाकी पानी क्या हो रहा है? वेस्ट होता जा रहा है। एंड आउट ऑफ दिस ओनली 60% कैन बी पुट इनटू द बेनिफिशियल यूज। बेनिफिशियल यूज का क्या मतलब हो गया? ड्रिंकिंग वाटर के लिए, बाकी और चीजों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन द कंट्री इज 1122 क्यूबिक किलोमीटर। तो ये इतना आपका बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपके एनसीईआरटी के अंदर एक कैटेगरी दे रखी है सरफेस वाटर रिसोर्स की।
तो अगर सरफेस वाटर रिसोर्स की तरफ मैं जाता हूं तो हमारे पास टोटल 4 ऐसे मेजर सोर्सेज हैं जहां से हमें आपका बेसिकली कैटेगरी पानी की दिखाई देगी। उस 4 मेजर सोर्सेज में से पहला तो आता है रिवर्स, दूसरा आता है लेक्स, तीसरा आता है पॉन्ड्स और चौथा आता है टैंक्स। अगर आप इन चारों सोर्सेज को देखेंगे तो ये चारों सोर्सेज क्या करते हैं, अकाउंट करते हैं हमारे सरफेस वाटर को। इन द कंट्री देयर आर अबाउट 10,360 रिवर्स। सोचो इतनी नदियां होने के बावजूद भी हमारे पास पानी की किल्लत हो जाती है। बहुत सारी आपका बेसिकली जगह ऐसी हैं जहां पर गर्मियों के समय पानी की प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ये पॉन्ड्स हैं, ये लेक्स हैं, ये सी है, ये ओशन है, तो भाई पॉन्ड्स ये धीरे धीरे कर सूख जाते हैं। अब ध्यान सुनना, मान लो ये मेरे पास इंडिया है, सही है, ये इंडिया का सदर्न वाला पार्ट है। अब अगर मैं यहां से ये 23 डिग्री एंड हाफ के पास जाऊं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो ये जो नीचे वाला इलाका है ये बिल्कुल एकदम ट्रॉपिक के आसपास वाला इलाका है। इसको 8 डिग्री के पास समराइज करोगे तुम, इसका मतलब है कि ये 0 डिग्री के आसपास है। और अगर ये 0 डिग्री के आसपास है तो इस वाले इलाके में जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, मतलब जो पानी का बाष्पीकरण होगा या जो पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है, वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए इतनी नदियां होने के बावजूद भी आधी से ज्यादा नदियां गर्मियों के टाइम पर सूखी पड़ी होती हैं। और उनका रीजन क्या है, उनका रीजन आपका ये है, इनफैक्ट अगर तुम देखोगे तो इतनी नदियों में से जो बिल्कुल छोटी छोटी नदियां हैं, सबसे ट्रिब्यूटरी, उनकी सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी भी 1.6 किलोमीटर की है। अब तुम सोचो सबसे छोटी है, बाकी तो आपके कितने किलोमीटर की है, 12-12 हजार किलोमीटर की है, कोई आपका जो है 4,000 किलोमीटर की नदियां हैं। अब जैसे इंडिया के अंदर देखोगे तो 3-4 हजार किलोमीटर की हैं, पर अगर तुम टोटल एरिया आपका कवर करते हुए देखोगे ब्रह्मपुत्र वगैरह, तो कितना बड़ा इलाका कवर करती हुई आती है। मीन एनुअल फॉल फ्लो इन ऑल रिवर बेसिन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू 1869 क्यूबिक किलोमीटर। ये जो डेटा लिख रहा हूं ये एग्जाम में आपका ना पिन पॉइंट कर आओगे और थोड़ा सा अंडरलाइन करके लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। ड्यू टू टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कॉन्स्टेंट only about 690 kilometer, that is 32% of the available surface water due to topographical, hydrological and other constant, इतना ही हमें आपका यूटिलाइज करने के लिए मिलता है। अब ये लाइन 2 बार हो गई है, पर तुम क्या देख सकते हो, तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारे पास क्या क्या कंस्ट्रेंट है। पहला कंस्ट्रेंट आपका जो है टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या है, जैसे अगर पानी आपका कहीं पर जा रहा है, अब पहाड़ के किसी आपका खाई में पानी गिर गया तो वहां का पानी इस्तेमाल करने में दिक्कत, क्योंकि वहां से आपका फिर पानी को ऊपर लेकर आना। हाइड्रोलॉजिकली कैसे दिक्कत है, पानी ज्यादातर हम आपका बेसिकली डैम्स पर रोक ले रहे हैं, तो वो पानी इस्तेमाल कर नहीं रहे हम, क्योंकि वो धीरे धीरे कर आपका नीचे आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी समस्या हैं, इसीलिए हम इतने पानी का भी 32% ही आपका सिर्फ इस्तेमाल कर पाते हैं। अब अगर देखोगे तो वाटर फ्लो इन अ रिवर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया। अब सवाल ये उठता है सर कि कैचमेंट एरिया का क्या होता है। मान लो ये मेरी नदी आपका निकलती हुई है, ठीक है, ये मेरी नदी आपका निकलती हुई है, ये नदी निकल रही है। अगर ये नदी ने अपना थोड़ा सा इलाका चेंज कर लिया और ये इधर की तरफ भी बहने लग गई, इधर की तरफ भी बहने लग गई, इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज आएंगी या आएंगी ऐसा कर कर, तो अब ये क्या कर रही है, ये इस इलाके में भी पानी बह रही है, यहां पे भी पानी बह रहा है, यहां पे भी बह रहा है, यहां पर भी बह रहा है, यहां पर भी बह रहा है। तो जितने इलाके में इसका पानी जा रहा है, जहां जहां तक पानी इसका फैलता हुआ जा रहा है, और जितने इलाके में पानी आपका इसका पहुंच रहा है, इसी को कहते हैं कैचमेंट एरिया। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है कैचमेंट एरिया। कि पानी जो रिवर है वो कितने इलाके में अपना ड्रेन कर पा रही है, उसको कैचमेंट इलाके के नाम से जानेंगे। एंड और रिवर बेसिन एंड रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया कैन बी यूटिलाइज। अब मैं क्या कर सकता हूं, जो इसके कैचमेंट इलाके में अगर आपका रेनफॉल आ रही है या बारिश का पानी गिर रहा है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आने वाले समय पर। वाटर फ्लो इन अ रिवर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन। अब इन दोनों को आपका पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया इन द कंट्री हैव 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेज। तो अगर तुम देखोगे तो टोटल इलाके में से 1/3 ऑफ टोटल एरिया सिर्फ कितना है, टोटल सरफेस वाटर का हम इतना ही आपका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब आते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की तरफ। अब देखो सवाल ये उठता है कि अगर तुम देखोगे तो ये मान लो आपका क्या है हमारे पास, ये हमारी आपका यहां पर सरफेस है। ये सरफेस कैसे पता लग रहा है, यहां पर पेड़ लगा लो। ये क्या है, जो पृथ्वी के अंदर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पानी है, ये तो है मेरा ग्राउंड वाटर। ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास ग्राउंड वाटर। और ये क्या है, तो ये इलाका है मेरे पास सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर की बात हमने कर ली। अब जो इसके अंदर वाली आपका इलाके हैं, इनकी जरा बात समझने की कोशिश करते हैं।
द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर। मतलब ये भी आपका बहुत कम है पानी इस्तेमाल करने को, और इसमें से भी ज्यादातर 3 नदियों के ऊपर आपका पानी हमारा डिपेंडेंट रहता है। और वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास इंडस देखने को मिलती है, एक हमारे पास गंगा देखने को मिलती है, और एक हमारे पास ब्रह्मपुत्रा देखने को मिलती है। ये 3 नदियों का पानी अगर तुम देखोगे, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन हैव अबाउट 46% ऑफ टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन द रिवर बेसिन लाइंग इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब होता क्या है, अगर तुम देखोगे तो जो नॉर्थ वेस्टर्न वाली साइड वाली रिवर है, नॉर्थ वेस्टर्न किधर, इधर पंजाब की तरफ आपका देखोगे, तो नॉर्थ वेस्टर्न वाली साइड पर यहां पर ये बिल्कुल एकदम आपका क्या हो जाती है, नदियां गर्मियों के टाइम पर सूख जाती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई रहेगा। और जो इंडस और ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियां हैं, इनके आसपास जितने भी आपका शहर बसे हुए हैं, जो भी चीजें बसी हुई हैं, इंडस्ट्रीज बसी हुई हैं, उनको क्या मिल रहा है? भरपूर पानी मिल रहा है। तो ये नदियां ही आपका हमारा लगभग 46% ऑफ टोटल रिप्लेनिशेबल पानी दे रही हैं। इसके बाद ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। अब ध्यान सुनना, काम की बात अब सुनना बहुत दिमाग से। सवाल वो कहता है कि भाई साहब पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और राजस्थान में हम ऐसी खेती कर रहे हैं जो कि पानी की ज्यादा खपत लेती है। कैसे सर? मैंने वहां पर वीट उगाया, मैंने राइस उगाया, इनफैक्ट मैं गन्ना भी आपका कई जगह उगा रहा हूं। ये वो क्रॉप्स हैं जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, पानी जिनको ज्यादा चाहिए होता है। अगर मैं राइस उगा रहा हूं तो राइस के पास मेरा पानी ज्यादा लगेगा। अब एक बात बताओ, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसी बात, बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को। हमारे पास एक डिपार्टमेंट है इंडिया के अंदर जिसको हम कहते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसका कहना यह है कि जो पंजाब और हरियाणा वाली रीजन्स हैं, इसमें अगर हम लगातार चावल और गेहूं की खेती बहुत लंबे समय तक करते रहे और आने वाले समय पर, तो यहां का जो ग्राउंड वाटर है वो पहले ही बहुत तेजी से कम हो रहा है और ज्यादा आपका नीचे चला जाएगा। पर लोगों को इस बात को समझने में और एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत होगी। उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन ये होता है कि सरकार हमें देती है MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस सारी क्रॉप्स पर नहीं मिलता है, पर कुछ क्रॉप्स पर फिक्स है। तो जो फार्मर्स खेती कर रहे हैं, जो फार्मर्स छोटे मोटे आपका अपने लैंड पर खेती करते हैं, उनको इस खेती को करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि एटलीस्ट अगर वो कुछ भी उगाएंगे तो उस पैसे को वो वापस ले सकते हैं और वो पैसा उनके पास वापस आ सकता है। गारंटी है कि सरकार के पास अगर मैं चावल और गेहूं बेचने जाऊंगा तो उसका मुझे पैसा मिलेगा, पर अगर मैं और खेती पर आपका कोई और खेती कर रहा हूं या कोई और क्रॉप को देने जा रहा हूं तो क्या पता कल को सरकार उस पैसे को देने को मना कर दे या कम प्राइस दे। अब होता क्या है, जैसे नासिक में अगर तुम जाओगे और जब प्याज का सीजन आता है तो हम हर साल कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं कि प्याज मंडी में बेचने गया कोई फार्मर, और प्याज की जब पैदावार बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि देश में 2 रुपए किलो भी आपका कोई प्याज लेने के लिए मना कर देता है। जबकि जब प्याज नहीं हो रही होती है, जब प्याज का सीजन आपका नहीं पहुंचा होता है, तो उससे पहले हम बाकी विदेशों से और दूसरे देशों से क्या करते हैं, हमें प्याज को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यह समस्या है, हमें आपका इन चीजों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में इस ग्राउंड वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े। तो वो चीजें सरकार को आपका मैनेज करनी पड़ेंगी, स्टेट्स को उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, और आने वाले समय में इन खेती को आपका जो है अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा। अब स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला एटसेट्रा विच यूटिलाइज ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर। क्यों? एक तो अच्छी खासी बारिश भी हो रही है, नदी के किनारे हैं और इनका पानी आपका इस्तेमाल करने का बहुत इलाका, पॉपुलेशन भी कम है। तो फिर क्या करते हैं, ये बहुत आपका छोटी छोटी अभी नए नए से आपका जो इलाके बने हैं, तो इनके पास पानी आपका जो है बहुत कम प्रपोर्शन में ही यूज हो पाता है। जबकि बात करें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र, ये एटलीस्ट आपका मॉडरेट लेवल पर, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, उस लेवल पर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं पानी का, ग्राउंड वाटर। ठीक है, गुजरात में देखोगे तो बहुत सारी नदियां ऐसी हैं, लूनी, साबरमती, माही, जो कि सूख जाती हैं, तो फिर भी आपका वो अपने हिसाब से आपका पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं इंडिया में। इंडिया में अगर तुम देखोगे तो इंडिया में 2 तरीके से आपका चीजों को डिस्टिंग्विश किया गया, एक है लगून और एक है बैक वाटर। ये तो देखिए तुम्हारे पास बैक वाटर, ये बैक वाटर है, ये लगून है। अब लगून लेक है, ये लगून नहीं है एक्चुअली में। अब होता क्या, लगून कैसे देखोगे तुम, मान लो ये मेरे पास ऐसा कर ये मेरे पास ओशियन है,
ये मेरे पास ओशियन है, ठीक है। इस ओशियन में क्या हुआ, इस ओशियन में से आपका धीरे धीरे कर सॉल्ट आ रहा है, ये सारा पानी आपका किनारे की तरफ आ रहा है, ये पानी आपका किनारे की तरफ आ रहा है, ये पानी आपका यहां से किनारे की तरफ जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। थोड़े समय बाद इस वाले प्रपोर्शन में यहां पर ऐसे कर आपका जो है सॉल्टिंग की या सेलेनाइजेशन की एक लेयर जम जाती है, और उसके बाद एक जो छोटा सा प्रपोर्शन होता है, ये वाला इलाका ये अलग हो जाता है। तो जब मेन ये सी या ओशियन से आपका जो एक पार्ट अलग होता है और इसकी आपका सिल्टिंग की वजह से, तो ये क्या करता है, एक छोटी सी लेक का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन लगून लेक कहते हैं या लगून भी कहते हैं। अब तो मेरी बात सुनना, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना उड़ीसा में और बाकी जगह पर कौन सी ऐसी लेक्स हैं जिनको लगून लेक का एग्जांपल के तौर पर जाना जाता है। मैंने उड़ीसा स्पेसिफिकली बोला है, तो मुझे जानना है कि उड़ीसा में कौन सी लेक है, ठीक है। अब देखो, इंडिया हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन। अब देखो, इंडिया की अगर कोस्ट लाइन की अपन बात करें तो हमारे पास 7516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। तुम सोचो, ये पूरी आपका कोस्ट लाइन है हमारे पास, इतनी बड़ी, ठीक है। और इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बहुत सारे फायदे हैं हमारे पास। क्या क्या फायदे हैं, अलग अलग जगह ट्रेड पर हम जा सकते हैं। ये जो पूरा इलाका है इसकी आपका कोस्ट लाइन के हमें और भी फायदे हैं, हम सेलेनाइजेशन और भी मतलब आपका बहुत सारे फायदे हैं, फिशिंग वगैरह पे भी आपका जो अच्छे फायदे हमें मिल जाते हैं। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री की इकलौते तौर पर आपका किसी के पास नहीं है। तो इंडिया हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन एंड कोस्ट इज वेरी इंडेंटेड टू इन सम स्टेट। केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हैव वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्सेज इन दीज लगून एंड लेक। अब तुम सोचो, लगून भी आपका देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली तुमसे बोला उड़ीसा में कौन सी लेक मिलती है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। वाटर इज जनरली ब्रैकिश इन दीज वाटर बॉडीज। अब सवाल ये उठा कि अगर ये वाटर बॉडीज हैं, जैसे ये लेक्स हो गई या कुछ हो गई, तो इनके अंदर पानी कैसा है, ब्रैकिश। सवाल ये उठा, ब्रैकिश क्या है, पता लगाओ दया। गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ ब्रैकिश क्या है। और अगर इन्हीं वाटर बॉडी के अंदर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। सर ये होता है कि जब पानी, ये वाटर बॉडी अलग किससे हुई है, ओशन से, और इसके अगर लेक के अंदर कोई पानी मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा, खारा। तो जो वाटर बॉडी होती है जिसके अंदर खारा पानी प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं ब्रैकिश या फिर सेलाइन वाटर, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर फिशिंग, इरिगेशन, सर्टेन वैरायटी ऑफ पैडी क्रॉप्स एंड कोकोनट। तुम देख रहे हो जितने भी ये ब्रैकिश वाटर के आसपास आपका जैसे ऐसे कोस्टल इलाके में मिलेंगे, यहां पर बड़े बड़े कोकोनट के पेड़ दिखाने को मिलते हैं। कोकोनट आपका बहुत अच्छा होता है, तुम जाओगे सदर्न स्टेट में तो वहां पर आपका नारियल की चटनी, नारियल पानी, ये सब कुछ आपका देखने को मिलेगा अपने को। उसके अलावा अगर तुम देखोगे तो और भी आपका क्या, पैडी क्रॉप्स भी आपका उससे मतलब मिल जाती हैं। और फिर उसके अलावा फिशिंग के लिए तो ये बढ़िया इस्तेमाल कर ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। अब देखो सवाल ये उठता है कि भारत में पानी की डिमांड तो लगातार बढ़ती जा रही है, अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है, एग्रीकल्चर के लिए कैसे पानी उगाना है, या फिर आपका आने वाले समय पर किस तरीके से आपका पानी की यूटिलाइजेशन खपत होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमको इसमें दिखाई देंगी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुम देख रहे हो तो ये भाखरा नांगल डैम ये प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश वाली साइड, फिर टिहरी ये उत्तराखंड में आपको दिखाई देता है, इसके बाद राणा प्रताप सागर डैम, ये सरदार सरोवर डैम ये तुम्हें दिखाई देगा गुजरात वगैरह वाली साइड। अब ये हीराकुंड डैम, मुझे सवाल ये है तुमसे मेरा कि ये जो हीराकुंड डैम है ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लिखकर बताओगे, मैं वेट करूंगा तुम्हारा, और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में नागार्जुना सागर डैम, ये तुंगभद्रा डैम हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका इतने सारे जो डैम हम बना रहे हैं, इन डैम्स को बनाने के पीछे हमारा क्या मकसद है, क्योंकि हम आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं, पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि डिमांड धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है। सो डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड हैज बीन असाइंड अ वेरी हाई प्रायोरिटी इन द 5-year प्लान। अब देखो सवाल यहां से एक और उठा, अगर तुम्हें पता हो तो हमारे पास 5-year प्लान की बात हुई है, पंचवर्षीय योजना। 5-year प्लान्स पर जब तुम जाओगे तो 5-year प्लान जो शुरू हुए थे ये 1951 से शुरू हुए थे, और 1951 में प्लानिंग कमीशन ने पहली बार ये बोला कि 1951 के पहले 5-year प्लान के ऊपर, फर्स्ट 5-year प्लान में जो बेस्ड मॉडल था ये किसके ऊपर था, तो इसको कहते हैं हेरोल्ड डोमर मॉडल, इसके ऊपर बेस्ड गया था। और इनका कहना यह था कि तुम जो काम कर रहे हो, तुम जो भी काम कर रहे हो, इसमें ज्यादातर फोकस करो एग्रीकल्चर के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करो, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करो। हालांकि अगले ही 5-year प्लान में जब 1956 में तुम नेक्स्ट 5-year प्लान देखोगे तो भारत ने अपना स्टैंस चेंज कर इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया था। पर इनको जैसे ही इन्होंने ऐसा किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, तो अब क्या हुआ, इनको औंधे मुंह खानी पड़ी। क्यों,
क्योंकि जो हमारी जीडीपी थी वो आपका क्या हो गई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के कंपैरिजन में यहां पर थोड़ी सी हिल गई थी। तो तीसरा जो 5 ईयर प्लान आया, थर्ड 5 ईयर प्लान, उसमें एग्रीकल्चर को दोबारा से आपका लेकर आया गया और एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन को दोबारा से प्रपोज किया गया। तो ये अब इसमें दोनों को फोकस किया गया है, पर पहले में एग्रीकल्चर था, दूसरे में इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरे में दोनों के ऊपर बात की है, बट ज्यादा फोकस किसके ऊपर आ गया, एग्रीकल्चर के ऊपर। और जब तक तुम 1960s के करीब आओगे तो 1960s तक आते आते हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, क्योंकि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। तो आत्मनिर्भर का बेसिक, अब तो भारत सरकार ने आपका आत्मनिर्भर का प्रोजेक्ट दिया है, पहले इसको सेल्फ रिलायंस के बारे में आपका बात करते थे कि सेल्फ रिलायंस का नारा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, एम स्वामीनाथन साहब आए, तो उन्होंने और ज्यादा खेती को आपका बढ़ावा दिया, ठीक है, और फिर धीरे धीरे कर वो आपका क्या होता गया, बढ़ता चला गया, ठीक है सर। तो अब ये क्या हुआ, ये दुनिया भर के जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, ये 5 ईयर प्लान में मल्टीपर्पज रिवर्स वैलीज आपका ऑब्जेक्ट बनाए गए। क्यों, अब ये मल्टीपर्पज का क्या मतलब है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को पानी दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, फिशिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से, भाखरा नांगल डैम हो गया, हीराकुंड डैम हो गया, दामोदर वैली, नागार्जुना सागर डैम, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हैव बीन टेकन अप। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर मोस्ट of the surface and groundwater utilization. It accounts for 89% of the surface water and 92% of the groundwater utilization. बहुत बढ़िया सर। अब आते हैं, while the share of industrial sector is limited to 2%. अब देखो हमारे पास 3 सेक्टर हैं, 3 सेक्टर कौन कौन से हैं, पहला सेक्टर है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादातर हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और तीसरा आता है टर्शरी सेक्टर। देखो टर्शरी सेक्टर में उतने ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडस्ट्रीज वगैरह में आपका ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी। तो अगर तुम सेकेंडरी सेक्टर में आपका देख रहे हो तो लगभग 2% तक ही हम लिमिटेड है, एंड सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन एंड 5% ऑफ द ग्राउंड वाटर। अब ये 2% किसका था, सरफेस वाटर का, और 5% किसका है, तो ग्राउंड वाटर की तरफ चले जाओ। एंड द शेयर ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर इज हायर, that is 9% in surface water utilization as compared to the ground water। अब ये डोमेस्टिक पर्पस का क्या काम हो गया, जो हमें रोजमर्रा की चीजों में आपको मदद कर रही है। जब हम डोमेस्टिक, जो हम अपने घर में आपका काम देखते हैं, तो उसका आपका शेयर ये बताया गया है। अब इन एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर में आपका पानी की बिल्कुल एकदम अलग डिमांड हो गई, क्योंकि अगर इरिगेशन करनी है तो इरिगेशन में तो मुझे पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेटियो टेम्परल वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल इन कंट्री। अब होता क्या है, ध्यान सुनना, ये है हमारे पास आपका प्यारा भारत, यहां मडागास्कर से आपका क्या आ रही है, हमारे पास ये आ रही है आपके पास सीधी विंड्स। अब ये जब विंड्स आ रही हैं तो ये क्या हुआ, इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। अब देखो पहले तो ऐसा होता था कि हमारा जो मॉनसून था वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल होता था, बट आज के जमाने में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है तो हमारे मॉनसून में क्या होती जा रही है, वेरिएबिलिटी होती जा रही है, वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, हम प्रेडिक्शन भी हमारे जो तो बहुत लेवल तक आपका फेल होते जाते हैं या कम होते जाते हैं। तो अब अगर ये ग्राउंड वाटर ही पानी, अब जब बारिश ही नहीं आई तो ज्यादातर जो हमारी रेनफॉल है विद इन इंडिया वो क्या करती है, हमारे खेती को उपजाऊ बनाती है, और हमारी खेती ज्यादातर डिपेंडेंट रहती है किसके ऊपर, वो रहती है आपका किसके, बारिश के ऊपर। तो अगर यही चीजें नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन द रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। अब क्योंकि मान लो अगर जैसे मैं इस इलाके की बात कर रहा हूं, तो इस इलाके में अगर पानी आपका आ रहा है तो भाई इसके एक इलाके में जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रेन शेडो जोन, ये तुम कभी आगे जाकर आपका तैयारी वगैरह करोगे या तुमने आपका अगर 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाई की है तो तुम्हें रेन शेडो जोन के ऊपर बात पता लगी होगी। अब जैसे अरावलीज है मान लो यहाँ पर, तो अरावलीज के इधर वाले हिस्से में तो बारिश हो रही है, पर जो वेस्टर्न वाला इलाका है उसमें बारिश ही नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये बैरियर है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये क्या है, ये बैरियर की तरह काम करते हैं और इसकी वजह से आपका कई इलाकों में तो बारिश पहुंच रही है, कई इलाकों में बारिश नहीं पहुंच पाती है। एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेट्यू। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस, राइस मतलब आपका इसको पानी चाहिए, शुगर केन को पानी चाहिए, जूट, जूट आपका कैसी क्रॉप है, कैश क्रॉप है, इज वेरी हाई विच कैन बी मेट ओनली थ्रू द इरिगेशन। अब ये क्या है, इसमें आपका हमें क्या चाहिए होती है, रेनफॉल वगैरह अगर अच्छी होगी हमारी तो हमारा काम बढ़िया होगा। मेन रीजन बिहाइंड ग्रीन रेवोल्यूशन, strategy of agriculture development in the country has largely been successful in the Punjab
एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। तो ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपका बेसिकली सक्सेसफुल रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था, हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स, उसके बाद 1 साल में आपका कम से कम 2 बार आपका खेती हो जानी चाहिए। एम स्वामीनाथन जी को क्या पता था कि हम अगर मैं इनके साथ बैठकर और चीजों पर आपका काम करूंगा तो फिर ये लैंड फर्टाइल भी होगा, लैंड रिफॉर्म्स भी हो पाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये डिमांड आपका धीरे धीरे कर इंक्रीज होती जा रही है। इरिगेटेड लैंड्स हैव हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देन द अनइरिगेटेड लैंड। तो जिन इलाकों में आपका एग्रीकल्चर हो रही है, जो इरिगेशन के लिए ठीक ठाक है, उनके हिसाब से आपका जो है चीजें सही हो जाएंगी। प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। अब क्या होगा, हमने ऐसी आपका खेती, हमने ऐसी क्रॉप्स आपका बनानी शुरू की जिससे एक से ज्यादा मल्टीपल क्रॉपिंग हम कर सके एक साल के अंदर। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स नीड रेगुलर मॉइस्चर। मॉइस्चर सप्लाई कहां से आएगा, डैम्स वगैरह के पानी हो गए, कैनाल्स वगैरह बना ली, बारिश हो रही है, विच इज मेड पॉसिबल ओनली बाय अ डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। अब धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी आएगी, तो टेक्नोलॉजी अच्छी होती जाएगी, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इन चीजों को पूरा करते जाएंगे। इसके बाद पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, मोर देन 85% ऑफ देयर नेट सोन एरिया इज अंडर इरिगेशन। मतलब अगर मान लो कि किसी आपका स्टेट का 100% इलाका, नेट सोन एरिया किसको कहते हैं, जहां पर आपका खेती हो रही होती है, जिसको हम आपका सोइंग के अंदर कर रहे हैं, उसमें से लगभग 85% इलाके पर आराम से आज के समय पर भी आपका इरिगेशन देख पा रहे हो। और यही बड़ा रीजन है कि वहां का एक तो ग्राउंड वाटर ठीक था, वहां पर आपका खेती अच्छी हो पाई, क्योंकि इन बहुत सारे रीजन थे। व्हीट एंड राइस आर ग्रोन मेनली विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन इन दीज स्टेट। ऑफ द टोटल नेट इरिगेटेड एरिया 76% इन पंजाब। अब ये 76.3 के करीब होगा एनसीईआरटी में, और इसमें भी 51.3 के करीब आपका कुछ लिख रखा होगा। तो 51% मैंने यहाँ पर क्या करा है, इनको अप्रोक्सीमेटली 76% इन पंजाब एंड 51% इन हरियाणा आर इरिगेटेड थ्रू वेल एंड ट्यूबवेल्स। क्यों, क्योंकि जब गर्मी में आपका मान लो अगर हमने खेती कर दी, लगा दी, अब बारिश नहीं हो पाई ढंग से, तो जो ग्राउंड वाटर है उसको सक्सेशन मेथड यूज करते हैं, वेल से और ट्यूबवेल से आपका निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करते थे जब बचपन में आपका छोटे होते थे ना, तो वेल्स और ट्यूबवेल्स पे बिल्कुल ऐसे घर वालों से कह दिया कि आप जा रहे हैं, और फिर आपका शाम को निकल जाते थे, और जहां मन करता था भाई साहब वहां आपका क्या हो रहा है, वहां आपका जो है डांस कर रहे हैं बिल्कुल एकदम, भाई साहब पानी में कूद जा रहे हैं। ट्यूबवेल्स में बहुत नहाए हैं, तुम भी नहाए होगे, बताना मुझे, है ना। दिस शोज दैट दीज स्टेट यूटिलाइज लार्ज प्रपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर। देख रहे हो, फिर से वही बात आ गई कि ये स्टेट क्या कर रही है, अपने प्रपोर्शन का ज्यादातर ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रही है, विच हैज रिजल्टेड इन ग्राउंड वाटर एंड डिप्लेशन इन दीज स्टेट। तो अब क्या हो रहा है, अब इन स्टेट्स का पानी आपका धीरे धीरे कर कम होता जा रहा है, और अगर ये पानी कम हो रहा है तो फिर समस्या है। द शेयर ऑफ एरिया इरिगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इज ऑल्सो वेरी हाई इन दिस स्टेट। राजस्थान, महाराष्ट्र हैज इंक्रीज्ड फ्लोराइड कंसेंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर एंड द प्रैक्टिस हैज लेड टू इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन द पास्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार। अब देखो, किसी जगह फ्लोराइड का कंटेंट आपका बढ़ गया, किसी जगह आर्सेनिक का कंटेंट बढ़ गया। तुमने आर्सेनिक पता है कैसा, जैसे काले काले कलर के आपका तुम देखोगे ना लेबोरेटरी से, तो उसमें आपका कंटेमिनेशन दिखाई देते हैं। तो अगर ये पानी में इनके कंटेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो तुम मुझे बताओ क्या ये पानी पीने के लिए रहेगा, क्या ये पानी पीने लायक इस्तेमाल कर पाओगे आप? आंसर इज नो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास आपका क्या दिखा रखा है, ये हमारे पास शेयर दिखा रखा है। जैसे ये गंगा बेसिन है, इस गंगा बेसिन में आप पानी देख पाओगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ गुजरात वाली साइड एक तो साबरमती बेसिन है, माही बेसिन हो गया, फिर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपका कैसे आ रही है, इधर, ये कैसी नदी है, वेस्ट फ्लोइंग नदी है। तापी, तापी अगेन वेस्ट फ्लोइंग नदी है। ये दोनों रिफ्ट वैली के आपका, ये आ रही है नर्मदा वैली रिफ्ट वैली के आपका बीच में से, ये आ रही है नर्मदा नदी। गोदावरी कैसी है, गोदावरी ईस्ट की तरफ जा रही है। कृष्णा कैसी है, ये ईस्ट की तरफ जा रही है। ये पेन्नार रिवर हो गई। कावेरी कर्नाटका से निकलकर ईस्ट की तरफ जा रही है। इसके बाद ये ब्राह्मणी, बैतनी, और उसके बाद आपका सुवर्ण रेखा रिवर। अच्छा, मुझे एक चीज और बताना, जैसे अगर कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना, ऐसी कौन सी नदी है जो कि तुम्हारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, जो कि तुम्हारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करती है। ट्वाइस, 2 बार आपका कट करती हो जाती है, एक बार नहीं 2 बार कट करती हो जाती है। कौन सी नदी है बताना। और फिर ये ब्रह्मपुत्रा ऐसे आ रही है, ये नदी आ रही है। इसके बाद आपका जो है इधर देखोगे तो बराक नदी के बारे में दे रखा है। इस बराक नदी से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपीएससी वगैरह पे, है ना, कि बराक नदी के बारे में क्या पूछा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट रिवर। अब सोचो डेजर्ट रिवर नहीं है, तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रही है, ये मणिपुर वगैरह वाली साइड आपका देखोगे तुम, तो यहां पर अगर तुम देख रहे हो तो ये बराक रिवर का बेसिन यहां पर है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें उन्होंने बता रखा है वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है, और ग्रुप में आपका टूट रखा है। तो एक तरीके से तुम्हारे इंडिया का रिवर बेसिन इसमें समझा रखा है।
अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास एक, जैसे भारत सरकार क्या कर रही है, भारत जैसे अभी तक तो जो भी कर रहे थे वो लोग कर रहे थे, तो भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार बेसिकली कुछ योजनाएं चला रही है। उसमें से एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में यह पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ये कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी। तो बच्चा जानता है जी कि 2015-16 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। मतलब अगर एक मेरी जो पानी है, कम पानी का इस्तेमाल कर ज्यादा आपका खेती को बढ़ावा देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपका स्कीम है। उसके बाद विजन है इंश्योर सम मींस ऑफ प्रोटेक्टिव इरिगेशन फॉर ऑल द एग्रीकल्चर फार्म्स इन द कंट्री। अब देखो सवाल क्या हो रहा है, प्रोटेक्टिव इरिगेशन, हमने लैंड रिसोर्स एग्रीकल्चर में पढ़ा था, प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव इरिगेशन। इसमें बात किसके बारे में हो रही है, प्रोटेक्टिव इरिगेशन के बारे में। एंड सम ऑफ द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम आर, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर को, जो फिजिकल अवेलेबिलिटी है एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म्स एंड एक्सपेंड कल्टिएबल एरिया एश्योर्ड इरिगेशन। अब जो हमारे पास इलाका है फिजिकल एक्सेस का, इसमें क्या करेंगे, इस फिजिकल एक्सेस में पानी को आपका धीरे धीरे कर इस्तेमाल कर सकेंगे। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, जो फिजिकल एक्सेस बोला है मतलब पानी की जो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी है ये हमें मिलनी चाहिए, ये आराम से मिल जाए। और दूसरा क्या हो, जो हमारे फार्म हाउस हैं जिसमें अब, और उसके अलावा जो जमीन है हमारे पास जो अभी तक खेती के अंडर नहीं आई है, उस इलाके को एक्सपेंड करना है। ऐसी जमीन जो कि इवन बंजर भी है उसको क्या करेंगे, उस जमीन को भी आपका खेती के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड एश्योर्ड इरिगेशन हो पाए, हर खेत को पानी आपका मिल पाए। दूसरा क्या है, प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ वाटर सोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स एफिशिएंट यूज टू मेक बेस्ट यूज ऑफ वाटर थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब क्या होगा, हमारे पास अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर हमें प्रमोट करना है, वाटर रिसोर्सेज आपका बचाने हैं और पानी को आपका अवेलेबल कराना है। इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज एंड इंक्रीज अवेलेबिलिटी बोथ इन द ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट। अब देखो अगर पानी कभी आपका जो है बेसिकली नहीं मिल रहा है तब भी पानी को बचा कर रखना है, उसको पहले से आपका सेव करना है। और कभी आपका पानी की अवेलेबिलिटी है तब उस समय भी आपका इसका इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे पानी की खपत तो कम हो सके और जो वेस्टेज है वो आपका क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज हमें लेकर आनी है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमें आपका करना है टेक्नोलॉजीज की मदद से। इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की वो सारी प्रैक्टिसेस अपनाओ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बाद वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम से पेपर में क्वेश्चन आता है, और जो रेलगान सिद्धि वाली आपका वाटर स्टडी है, मतलब केस स्टडी है इसी चैप्टर के अंदर, वहां से भी क्वेश्चन आपका बनता हुआ दिखाई देगा आपको पेपर के अंदर। तो वाटर कंजर्वेशन के ऐसे मेथड अपनाओ जिससे पानी को कंजर्व किया जा सके। एंड इंश्योर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट रेनफेड एरिया। अब रेनफेड एरिया कौन सा हो गया, जहां पर पानी की परेशानी है, पानी कम मिल रहा है, उन इलाकों को प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर उनमें कंजर्वेशन के मेथड अपनाए जाएं। और ये देखो, ये तुम्हें गंगा रिवर, वाराणसी है ना, सिटी ऑफ वाराणसी, अदर बिग सिटीज, जहां पर अब कुछ जगह पानी की क्वालिटी आपका कैसी है, कुछ जगह पानी की क्वालिटी अच्छी दिखाई गई है। जैसे ये देखो जहां से नदी निकल रही है, धीरे धीरे अगर तुम आओगे तो यमुना रिवर जैसे दिल्ली में पहुंचेगी तो यहां पर पानी की क्वालिटी क्या हो गई, कम हो गई है। ऐसे ही उसने बताया कि जब ये गंगा नदी वगैरह आ रही है नीचे निकलकर तो यहां पर पुअर क्वालिटी की तरफ जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं, पानी में आपका जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है धीरे धीरे कर। तो ये क्या है, एक तरीके से तुम्हारी आपका पानी की क्वालिटी को वो शो करता हुआ जा रहा है। अब डिट्रॉयडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी कैसे आपका डिट्रॉय होती जा रही है, इस चीज को बहुत आसानी से अपन समझते हुए चलेंगे। पर एक बार तुम कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि सर इतनी बात समझ में आ गई है, रोजर दैट। तो अब डिट्रॉयडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पानी की जो हमारी क्षमता है वो किस तरीके से धीरे धीरे कर खत्म होती जा रही है, या पानी में ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं, कौन सी ऐसी आपका लक्षण आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं जिसकी वजह से पानी आपका खराब होता हुआ जा रहा है। तो वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ तुम जब जा रहे हो तो जरा एक बार ध्यान से समझो, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो कि पानी के साथ मिक्स होकर क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं। इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या फिर आपका केमिकल आपका जितने भी निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जब पानी के साथ आपका मिक्स हो जा रहे हैं तो पानी की क्वालिटी को बेकार कर दे रहे हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारा वेस्ट है जो हमारे डोमेस्टिक घरों में से आपका निकलता हुआ जाता है या बाकी जगह से। इसकी वजह से
बहुत सारी जो पानी की क्वालिटी है वो धीरे धीरे कर क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। एंड मेन कॉज ऑफ डिटोरेशन ऑफ वाटर इज व्हेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर्स लेक, स्ट्रीम, रिवर्स, ओशियन, वाटर बॉडीज, ये क्या हो जाते हैं, ये डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के साथ। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ऐसे पार्टिकल नहीं है जो ऊपर कहीं तैरते रहें, ये समय के साथ आपका पानी के साथ डिसॉल्व होते जाते हैं। तो अब जब हम उस पानी को आपका पीने के लिए करते हैं तो वो बहुत सारी चीजें हमें क्या कर रही होती हैं, हैम्पर कर रही होती हैं। इसीलिए आजकल लोग अपने घरों में आरओ, फिर बहुत सारी चीजों को आपका यूज कर रहे हैं। गंगा एंड यमुना आर टू हाईली पॉल्यूटेड रिवर इन द सीजन, या फिर आपका जो है इस पूरी कंट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये देखने को मिलेंगी। अब जैसे गंगा की अगर अपन बात करें तो गंगा जब निकल कर आती है तो जहां से निकल कर आ रही है वहां तो साफ है, जैसे जैसे वो नीचे आपका जाती जा रही है तो अब क्या है, वहां पर इंडस्ट्रीज है बहुत सारी, तो पॉल्यूशन, और अच्छा एक और चीज, जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा हो जा रही है, तो उसके कारण जो पॉल्यूशन है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यमुना के भी हाल दिल्ली में कुछ ऐसे ही है। इसके बाद अगर तुम देखोगे, ड्यू टू डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, अब इसकी डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर बिस्लरी जैसी बोतल आती है 20 रुपए की, बिस्लरी के आपका भाई बना देते हैं बिल्सरी, बिल्सरी, फिर आपका जो भाई साहब बहुत सारी चीजें ऐसे आपका क्या कर रहे हैं, ऐसे पानी आपका पानी में पैक कर, और पानी भी बताओ आजकल पीने के लिए पानी हमें लेना पड़ता है 20-20 रुपए में, 10-10 रुपए में, 5-5 रुपए में, और ये डिमांड आपका बढ़ती जा रही है, तो प्रोडक्शन आपका बढ़ता जा रहा है। And the need has arisen to conserve and effectively manage this precious life-giving resource। अगर हमने इसको नहीं बचाया आज के समय पर तो आने वाले समय में ऐसी दिक्कतें हमको पैदा हो जाएंगी कि हम पानी के लिए आपका तरस ना जाए। तो इसका हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करना है। और वाटर कंजर्वेशन आपका हमको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि वाटरशेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग, रीयूज, ये कई सारे मेथड हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पानी को रीयूज कर सकते हैं, पानी को दोबारा से कैटेगराइज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आपका काम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन के लिए भारत सरकार ने क्या किया हुआ है। तो देखो, सबसे पहला आपका बेसिकली कोलैबोरेशन है सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। देखो, वैसे तो ये सेंटर गवर्नमेंट की आपका एक बॉडी है, पर इसने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेशन किया हुआ है, और इस एक बोर्ड बनाया जिसको हम कहते हैं CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, कोलैबोरेशन विद द स्टेट कंट्रोल बोर्ड हैज बीन मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी ऑफ नेशनल एक्वेटिक सोर्सेज एट अराउंड 507 स्टेशन। अलग अलग जगह से पानी लिया, पानी को चेक कर रहा है कैसे, कहां पर कितनी जरूरत है, और जो डेटा है उनमें ऑर्गेनिकली, बैक्टीरियली कंटेमिनेशन जो होते जा रहे हैं वो क्या है, मेन सोर्स है हमारे आपका रिवर के। यमुना रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा। और अगर आप देखेंगे तो बाकी साबरमती अहमदाबाद में, गोमती लखनऊ में आती है, लखनऊ में आते आते बहुत, जबकि गोमती जहां से निकलती है ना, गोमत ताल से, पीलीभीत वाली साइड से, वहां पर बड़ी साफ है, पर जैसे जैसे वो लखनऊ की तरफ आती है, रायबरेली वाले इलाकों में, वहां पर और गंदी होती चली जाती है। काली रिवर जहां से आ रही है वहां पर साफ है, नीचे आते आते आपका फिर गंदी। एडियार, कोयूम, ये सारी आपका वैगई रिवर हो गई मदुरई में, मूसी जो कि हैदराबाद की सिटी पर आपका बसती है, फिर उसके बाद गंगा कानपुर और वाराणसी में, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, और मतलब रिवर को आपका जो है बहुत ज़्यादा ऐसा रिवर ना बनाकर नाला बना दिया। तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन क्या हो गया है, हाई कंसंट्रेशन हेवी टॉक्सिक मेटल आपका इसमें आ रहे हैं। और उसके अलावा भारत सरकार ने लेजिस्लेटिव प्रोविजन पास किए हैं, जैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, क्या पूछेगा कि ये एक्ट कब आया, तो तुम्हें पता होना चाहिए 1974 में। उसके अलावा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट और आया था 1986 में, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। हैव नॉट बीन इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली, क्योंकि अगर ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड किए जाते तो हमें ये ना देखना पड़ता कि 1997 तक आते आते 251 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और लोकेटेड थी जो कि रिवर और लेक को क्या कर रही हैं, पॉल्यूट कर रही हैं। तुम सोचो, ये 1997 की बात है, जबकि 1986 में तो हमने आपका कानून बना दिया है, तो उसका मतलब है उसका इंप्लीमेंटेशन में कहीं पर खोट है, और जहां पर इंप्लीमेंटेशन में खोट आ जाते हैं फिर वहां पर आपका दिक्कतें पैदा होती रहती हैं। वाटर सेस एक्ट बनाया फिर हमने 1977 में, है ना, इसको भी प्रॉपरली आपका इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों बनाया गया था, जिससे पानी में जो पॉल्यूशन है या फिर आपका जो बाकी पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकें। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू रीजनरेट पब्लिक अवेयरनेस। देखो, सबसे बड़ी आपका इस देश में दुविधा ये है कि हम किसी भी चीज को, अगर आज तुम्हें किसी की इमेज खराब करनी है तो सोशल मीडिया सबसे बढ़िया जमाना है, किसी की इमेज बिल्ड करनी है तो सोशल मीडिया, फिर अगर तुमने कोई गलत काम किया है, तुम्हारी छवि को आपका अच्छा दिखाना है तो सोशल मीडिया है। पर लोगों में ऐसी चीजों को जागरूकता बढ़ाने के लिए अवेयरनेस कहीं पर नहीं मिल रही है।
हम ये लोगों में आपका अवेयरनेस नहीं फैला पा रहे हैं कि ऐसी चीजों को भी प्रोटेक्ट करना है, और अगर हमने इन चीजों को प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये आने वाले समय पर हमारे ही पतन का कारण बनेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी इफेक्टिवली इन रिड्यूसिंग पॉल्यूटेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब मैंने तुम्हें बताया, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब बारिश आएगी और वो आपका ग्राउंड वाटर में जाएगा, मिक्स करेगा आपका लेक्स के साथ, रिवर्स के साथ, तो जो पानी है ग्राउंड वाटर वगैरह का वो कैसा हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर में जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं दुखदाई है। इसके बाद एक अटल भुज योजना भी हमारे किताब के अंदर दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल भुज योजना या अटल जल भी कहते हैं इसको, इंप्लीमेंटेड इन 8220 वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत। वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत का क्या मतलब होता है? ऐसी ग्राम पंचायत, ऐसे गांव जहां पर पानी की खपत में या पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, उनमें पानी आपका दूर दूर से लेकर आना पड़ता है। जैसे तुमने कभी देखा होगा कि कभी ऐसे आपका यहां पर अपने सर पर रखकर और महिलाएं पानी लेकर आती जाती दिखाई देंगी, या तुम्हें अगर लगान पिक्चर याद आ रही हो तो लगान पिक्चर में तुमने देखा होगा वो महिलाएं बहुत दूर से आपका सर पे पानी रख के लेके आती थी। तो ये क्या है? ये ऐसे ही आपका वाटर स्ट्रेस जिलों को या ग्राम पंचायत को आइडेंटिफाई करने की कहानी है। 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तालुकास इन 80 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 7 स्टेट, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एंड सेलेक्टेड स्टेट अकाउंट फॉर अबाउट 37% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाटर स्टेट्स। अब तुम सोचो कि 100% में से सिर्फ आपका ये 7 स्टेट ऐसी है जिनमें 37% आपका वाटर स्ट्रेस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और वो रीजन क्यों है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, जब पानी आ जाता है तो फिर उसको बहा ही रहे। फिर उसके अलावा आपका सेमी क्रिटिकल और क्रिटिकल कई जगह आपका देखने को मिलती है। और अटल जल क्या कर रहा है? कई सारे चैलेंजेस लेकर आ रहा है, चेंजेस लेकर आ रहा है कम्युनिटी में, फिर कंजम्पशन में भी उसकी दिक्कत है, और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की भी हमें आपको कहीं ना कहीं जरूरत है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, जो कि स्टेट्स के साथ आपका मिलकर क्या कर रही है? चीजें हमें इफेक्टिवली देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब देखो, वी कैन इंप्रूव द फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर आज भी हम आपका सही तरीके से काम कर लें तो हम आने वाले समय पर इसको रोक सकते हैं। जैसे वाटर क्वालिटी आपका जो है इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन रोकना पड़ेगा। अगर एक बाल्टी से कपड़े धुल रहे हैं तो 4 बाल्टी का इस्तेमाल नहीं करना है, ये मम्मियों को समझाना पड़ेगा घर में। उसके अलावा, अच्छा मम्मी से कुछ नहीं कहना भैया, कहीं कहने मत लग जाना मास्टर की वीडियो देखते ही कि अच्छा मम्मी 4 बाल्टी पानी इस्तेमाल करती हो तुम, एक ही बाल्टी से कपड़े धुल सकते हैं, पता चला उसमें सरफ रह गया, और तुम्हारे जो थप्पड़ आएगा ना घुमा के भाई साहब, कंटा पूरे आपका 4 उंगलियां छप जाएंगी यहाँ पे। किसने कहा था? पांडे जी ने। पांडे जी तो आएंगे नहीं मम्मी के हत्ते, क्यों? क्योंकि पांडे तो अलग हैं। आओगे कौन हत्ते? तुम। लाठी, बेलन, चकला, जूता, चप्पल जो पड़े उसमें तुम जिम्मेदार हो भैया, मेरा कोई लेना देना नहीं है उसमें। सच एज reclaimed wastewater would be attractive option for industries for cooling and fire fighting and reduce the water cost। अर्बन इलाकों में भी हमें बाथिंग, वॉशिंग में आपका जितना पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे रिड्यूस करना पड़ेगा। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग व्हीकल कैन बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग। अब तुम सोचो ये कितने अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं। देखो कि अगर हम कभी अपनी गाड़ी धो रहे हैं तो गाड़ी धोने के बाद जो गंदा पानी है उसको गार्डन में लगा दो। फिर जो वाटर और ये जो हमारी, तुम देखते भी होगे कभी कभी रील्स में भी आती हैं कि जो फ्लश वाला पानी है वो गंदा पानी भी अगर आप इस्तेमाल कर लो फ्लश के लिए तो भी ठीक है, फिर उसमें थोड़ा सा आपका साफ पानी डाल दो। तो इससे क्या रहेगा कि ये कुछ तरीके बता रखे हैं जिससे इफेक्टिवली आपका इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब आते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट पे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आपको दिखाई देना चाहिए 2026 में। तो मुझे ऐसा लगता है आना चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगा ही आएगा, बट एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इससे आपका पेपर में क्वेश्चन बनने चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या होता है, जो हमारा पानी बह जाता है, जब बारिश आती है तो बारिश के टाइम पर पानी बहुत सारा बह जाता है और बहकर आपका जो है कहीं मिक्स हो जाता है या फिर आपका सूख जाता है बाद में, जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो जो रन ऑफ वाटर है उसकी दिक्कत आपका ये है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की समस्या है सबसे बड़ी। हमारे घरों में टैंक्स नहीं है जो पहले के जमाने में इस्तेमाल हुआ करते थे। अगर वो टैंक्स हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं उस पानी को, ग्राउंड वाटर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हमें कभी टैंक्स, रिचार्ज वेल्स को आपका इस्तेमाल कर कर सारा ग्राउंड वाटर आपका खत्म कर दे। वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज। अब 3 शब्द आए हैं। पहला कंजर्वेशन, मतलब पानी जो आपका बहता हुआ जा रहा है बारिश के बाद उसको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। रीजनरेशन, अगर आप उसको बार बार आपका इस्तेमाल करेंगे तो उसको रीजनरेट कर सकते हैं, एक चीज में इस्तेमाल कर लिया दूसरी चीज में इस्तेमाल कर लो।
और तीसरा जुडिशियसली यूज। जुडिशियस यूज का मतलब होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसको कहा जाता है जुडिशियस यूज। ऑफ ऑल द रिसोर्सेज नेचुरल लाइक पॉन्ड, लैंड, वाटर रिसोर्सेज, एनिमल्स and human within the watershed. Watershed management program aims at bringing about balance between natural resources and one hand and the society on the other. तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो हमारी सोसाइटी है उनके बीच में, दोनों के बीच में आपका एक तरीके से बैलेंस बिठाने की बात कर रहा है। द सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड अपॉन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी तुम कभी पेपर में इस लाइन को लिखो तो इसको प्लीज अंडरलाइन कर देना। क्यों? क्योंकि देखो वाटरशेड मैनेजमेंट में ये सारी आपका जो है मैंने तुम्हें चीजें बता दी, पर इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। लोग आपका नहीं जुड़ते हैं, एक एक इंसान आपका इसको कर रहा होता है, जबकि हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। उस कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन अगर इसमें अच्छा होगा तो ये सारी चीजें आपकी अच्छी होती हुई चली जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कुछ ऐसे वाटरशेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए। जैसे सबसे पहला एक प्रोग्राम चलाया गया हरियाली। हरियाली, it is a watershed development project sponsored by the central government, aims at enabling the rural population to conserve drinking water, irrigation, fisheries and forestation। अच्छा, मेरा सवाल ये है, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताना कि हरियाली कौन सी स्टेट में चलाया गया, और अगर हम इसको बचा रहे हैं तो हमें बचाने के लिए आपका क्यों क्यों इस्तेमाल करना है। एक तो सबसे पहले हमें इसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना है, एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका फिशरीज, फिशिंग वगैरह के लिए आपका इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपका बेसिकली हमें एफोरेस्टेशन पे भी ज्यादा ध्यान देना है। एफोरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ ज्यादा लगाओ, तो एफोरेस्टेशन का भी आपका जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ग्राम पंचायत विद पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब देखो, गांव में भी अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल योगदान रहेगा वो किसका है? लोगों का रहेगा। ऐसे ही नीरू मीरू, ये वाटर एंड यू प्रोग्राम है जो कि आंध्र प्रदेश में, एंड अरवरी पानी संसद, ये कहां पर चलाया गया? अलवर, राजस्थान में। ये भी वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ आपका तरीके हैं जिससे जो पानी वेस्ट हो रहा है या पानी के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसको क्या करना है? बचाना है। जोहड़, ये मतलब एक तरीके से आपका क्या होता है, ऐसे जोहड़ मतलब आपका कुंड टाइप बनाते हैं। कुएं ऐसे दिखता तो कुएं टाइप नहीं है, ये कुंड की तरह आपका दिखता है, लंबा शेप में, लेंथ में बड़ा होता है ये। उसको बनाकर आपका क्या करते हैं? वहां पर पानी स्टोर करते हैं और फिर उसको क्या करेंगे? कंजर्व करते हैं। डैम्स को भी आपका जो है बेसिकली समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, और इसमें भी पीपल पार्टिसिपेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया है। तमिलनाडु में अगर आप जाएंगे तो ये प्रैक्टिस आपका बहुत पुरानी है। तमिलनाडु में अगर आप कोई घर बनाते हैं तो आपको अपने घर में एक कुंड टाइप, एक आपका टैंक बनाना है घर के अंदर ही, जिसमें आप अपने पानी को, जो पानी आता है जब मतलब बारिश आती है या फिर आपका जो पानी आपका रिजर्व हो रहा है, तो रूफ टॉप से या इसको पानी को आपका कंजर्व करना है और उसमें पानी को आपका स्टोर करके रखना है। ग्राउंड वाटर को स्टोर करते हैं वो लोग, ये कंपलसरी है सर। नगर निगम आपका जब घर बन रहा होता है तो चेक करने आती है वहां पर। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो इट इज अ मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूसेस। अब होता क्या है कि हम जब आपका पानी देख रहे होते हैं, बारिश एक ऐसी चीज़ है, साउथ वेस्ट मानसून एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें हर साल आपका बहुत सारा पानी देकर जाता है क्यूबिक मीटर्स में, और जिस साल मानसून अच्छा आता है उस साल तो भरपाई कोई है ही नहीं। इससे क्या होगा? हम जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज को आपका अच्छा कर सकेंगे। बहुत ही लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली टेक्निक है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। इसमें तुमने देखा होगा तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर, एक तो पानी आपका छत पर जमा कर फिर उसको आपका यहां से एक बेल से जोड़कर फिर यहां पर आपका लाकर नीचे कुएं से जोड़ दिया। ऐसे अलग अलग कर आपका बेसिकली इसमें क्या है? मेथड टेक्निक्स हैं जो कि पानी को कहीं पर स्टोर कर रहे हैं। वाटर एबिलिटी चेक एट डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, improves the quality of groundwater through the dilution and contamination like fluoride and nitrate। अब होता क्या है कि जैसे पानी के अंदर फ्लोराइड जैसे कंटेंट, नाइट्रेट जैसे कंटेंट, ये केमिकल्स जब पानी के अंदर मिक्स होते जाते हैं तो पानी को कंटेमिनेट कर देते हैं। कंटेमिनेट मतलब होता है पॉल्यूटेड एक तरीके से, है ना। और उसी चीज को चेक कर हमें क्या करना है? इनको बचाना है। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये हमारा बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, पहले भी हमारे आपका पूर्वज करते थे, बहुत सारी जगह पर आपका ये होता था। अब लोग भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे करके इसको, तो हमें ये करना है ताकि ये आने वाले समय पर आपका क्या किया जा सके? प्रोटेक्टेड किया जा सके। अगर राजस्थान में जाओगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लोकली नोन एज कुंड और टंका, इनको आपका कुंड और टंका के नाम से जानते हैं।
आर कंस्ट्रक्टेड नियर और इन द हाउस फॉर विलेज टू स्टोर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि अब तुम जाओगे तो जो राजस्थान वगैरह वाला इलाका है, कुछ इलाकों में राजस्थान के जहां पर पानी की किल्लत रहती है, पानी की समस्या रहती है, वहां पर उन्होंने घर में ऐसे कुंड और टैंक्स आपका बना रखे हैं जिससे वो पानी को आपका क्या कर सके, स्टोर कर सके, और जब जरूरत आएगी तो उसको पानी को आपका इस्तेमाल करते रहे। तो ये पानी ऐसा नहीं है कुंड की आपका 2-4 किलोमीटर 2-4 लीटर ही पानी आपका इस्तेमाल करें, बहुत क्यूबिक मीटर्स में तो पानी को आपका बचा सकते हैं। इट कैन डन बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर और रूफ टॉप ऑन ओपन स्पेसेस। छत बना लो, छत पर आपका पानी स्टोर कर लो, फिर उसको नीचे आएगा तो फिर उसको छानने के लिए एक आपका यहाँ पर टैंक लगा दिया और फिर वो छनकर आपका बेसिकली प्योरीफाई होकर नीचे आ जाएगा। हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑल्सो डिक्रीजेज द कम्युनिटी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। घर घर में लगाओगे तो ज्यादातर आपका पूरी कम्युनिटी उसको इस्तेमाल करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इट कैन ऑल्सो सेव एनर्जी टू पंप ग्राउंड वाटर एज रिचार्ज लीड टू ग्राउंड टेबल। अब जैसे कभी तुम्हारे हेड पंप वगैरह तुमने देखे होंगे, तो इनसे क्या होता है, इनसे जो एनर्जी है वो एक्चुअली क्या होती रहती है, रिचार्ज होती रहती है। अर्बन एरियाज में अगर तुम जाओगे तो स्पेशली रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा मेथड है, जिससे जो बहुत सारी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे मैं दिल्ली की बात कर लूं, बेंगलोर की बात कर लूं, जहां पर पानी की बहुत किल्लतें होती हैं, समर्स के पीक टाइम पर आपका वहां पर पानी नहीं मिल पाता है, तो ये मेथड अगर किए जाएं तो वहां पर आसानी हो सकती है। Desalinization of water, particulate in coastal area and brackish water in arid and semi-arid areas। एरिड एंड सेमी एरिड का क्या मतलब हुआ? एरिड का मतलब तो हो गया जैसे बिल्कुल जैसलमेर वाले इलाके, और सेमी एरिड का क्या हो गया, उससे थोड़ा कम। तो ऐसे इलाकों में जो डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर होता जा रहा है, उसको क्या करना है, उसको भी धीरे धीरे कर कम करना है। एंड टू वाटर डेफिशिएंट एरियाज थ्रू इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एंड इंपॉर्टेंट रेमेडीज। अब क्या हो रहा है, जैसे तुमने केन वेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, यूपी और मध्य प्रदेश ने मिलकर आपका एक प्रोग्राम चलाया जिसमें वो केन और बेतवा की आपका रिवर्स को इंटरलिंकिंग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर आज के समय पर हमें पानी को प्रोटेक्ट करने में और उनको आने वाले समय में बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है केन बेतवा इंटरलिंकिंग वाटर। अब ये सिर्फ केन बेतवा की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले समय में कई सारी जगह पर, जैसे अभी करंट अफेयर्स में भी चल रहा था कि डैम हटाकर आपका क्या कर रहे हैं, रिवर की इंटरलिंकिंग करेंगे किसी दूसरे रिवर के साथ, जिससे वहां के लोगों को पानी मिल सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स, हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी, प्राइसिंग ऑफ वाटर। तो अब जैसे तुम किसी घर में जाओगे या कहीं पर जाओगे तो वहां पर जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो कि भाई मुझे पानी के लिए भी प्राइस देना पड़ रहा है, बाहर जाते तो अपन को आपका प्राइस पे करना ही पड़ता है। अब इसके रिलेटेड एक केस स्टडी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी फ्रॉम दिस चैप्टर, और एक्सपेक्टेड रहती है कि पेपर में आती है। रेगान सिद्धि आपका जो है, रेलगेन सिद्धि, अगर तुम देखोगे तो एक तुम्हारे पास आपका ये रेलगान सिद्धि की आपका केस स्टडी है, थोड़ी सी आपका अच्छे से सुनोगे तो तुम्हें काम में आएगी। ये अहमदनगर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, उसमें 1975 में वहां पर आपका लोग क्या थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, पॉवर्टी दिक्कत थी वहां पर, उसके बाद वहां पर लिकर की ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो फिर क्या हुआ, वहां पर एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल आते हैं और उन्होंने इस गांव को चेंज करने के लिए अपना बीड़ा उठाया और उसको चेंज करने के लिए निकल पड़े। फिर वहां पर उन्होंने धीरे धीरे कर लोगों को यह समझाया कि इस गांव की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमें फैमिली प्लानिंग पर जोर देना पड़ेगा। फैमिली प्लानिंग के साथ आपको वॉलंटरी लेबर पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उस गांव में काम करने के इच्छुक नहीं होते थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे कर पार्टिसिपेशन अपना दिखाना पड़ेगा। गांव जाकर आपका जो है थोड़ा काम धंधे में आपका इस्तेमाल करो, तो उनके लिए अवेयरनेस फैलाई। उसके बाद ओपन ग्रेजिंग को प्रिवेंट करना है। ट्रीज जो आपका टूट गए हैं, एफोरेस्टेशन नहीं हो पा रहा है, पानी इसीलिए नहीं आ पा रहा है, तो उस पर पेड़ पौधे लगाने के ऊपर जोर दिया। और लिकर को क्या करवाया, प्रोहिबिट करवाया कि भैया अब इसको आपका बंद कर दो, तुमने शराब बहुत पी ली, अब आपका तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, है ना। धीरे धीरे कर लोगों को इस मिनिमम डिपेंडेंसी की आपका बातें समझ में आई और उन्होंने क्या किया, इन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू किया। अब देखो तुम कितना बड़ा चेंज है आपका कि एक आर्मी पर्सन आता है गांव में और उसने पूरा सब कुछ चेंज करवा दिया। अब धीरे धीरे कर जब ये चीजें चलती गई तो लोगों को क्या हुआ, लोगों को जो सरकार से रिसोर्सेज आते थे, सरकार पैसा भेजती थी, उस पर डिपेंडेंसी कम हो गई। पहले लोग आपका डिपेंडेंट रहते थे कि सरकार जब मनरेगा भेजेगी तब काम करेंगे, नहीं भेजेगी तो नहीं करेंगे भैया, पानी आपका आएगा तो ठीक है पी लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं पी लेंगे, उनकी डिपेंडेंसी खत्म करी गई। और वो लोग जो कि कहीं आपका बेसिकली गांव से बाहर काम करने चले गए थे, जब उन्होंने ये सारी चीजें आपका देखी तो उन्होंने भी अपने गांव में आपका पैसा डालना शुरू किया, अपने गांव के लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया। बाहर से कमा रहे हैं वो तो बाहर अच्छा कमा रहे थे, गांव में आपका इससे क्या हुआ, जो पैसा आया उसको एक जगह आपका पंचायत में या फिर आपका नगर पंचायत में रखा गया, इलेक्शंस करवाए गए जिससे आपका चीजें अच्छी हो सके।
अब यहां पर आपका गांव में इसी पैसे से उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई साहब वाटर टैंक्स बनाने शुरू किए 1975 में। अब जो धीरे धीरे कर जिस गांव में पानी की किल्लत थी उस गांव में पानी की किल्लत सही हुई। उसके बाद आपका स्कूल की बिल्डिंग बनाई उन्होंने भाई साहब, तुम सोचो, और स्कूल की बिल्डिंग बनाकर आपका 7 वॉल्स बिलो इज फिल्ड विद वाटर इन समर फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा पहली बार हुआ कि जो कुएं सूख जाते हैं उन कुओं में पानी दिखाई दिया, वो भी गर्मियों के समय पर। अब एक ग्रुप आपका बनाया गया उस गांव में, इस ग्रुप का नाम रखा गया तरुण मंडल ग्रुप। ये याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तरुण मंडल ग्रुप बनाया गया। और ये ग्रुप आपका क्या करता था, ये ग्रुप इस चीज को देखता था कि गांव के अंदर जो डाउरी प्रथा चलती हुई आ रही है, जो दहेज की प्रथा चलती हुई आ रही है, उस पर रोक लगाई जाए। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लोग डाउरी मांगे तो लोग कर्जे में चले जाएं, नहीं सर, आराम से आपका गांव में शादी करो, पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी या फिर आपका बेसिकली डाउरी, इनको बिल्कुल बंद करेंगे हम। और फिर धीरे धीरे कर आपका बाकी जो भी चीजें इसमें चल रही हैं उनको रोका गया। वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जैसे आपका शुगर केन हो गई हमारी क्रॉप, इसके अलावा आपका जो है चावल वाली हो गई पैडी, तो फिर क्या हुआ, इन पर रोक लगाई गई कि अभी हमारा गांव इतना सक्षम नहीं हो गया है कि हमारे पास अगर हम पानी का इस्तेमाल जुडिशियसली करेंगे तो हम इन्हीं क्रॉप को आपका बंद करने के अलावा बाकी ऐसी क्रॉप जिस पर कम खपत लगती है पानी की उसको उगाएंगे। तो ये बातें बताई गई। कैश क्रॉप की बात की गई, पल्सेस दालें उगानी शुरू की, दालों से उन्हें ये पता लगा कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो वापस आएगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग वगैरह होगी, ये सारी चीजें पता लगी। इलेक्शन करवाए गए तो उससे आपका चीजें अच्छी हुई, न्याय पंचायत की व्यवस्था आई, 22 लाख की स्कूल बिल्डिंग उन्होंने बना दी। अब जब ये सारे काम हो गए गांव के अंदर तो तुम सोचो कि इसमें कितना चेंजेस आया। न्यू सिस्टम आपका बेसिकली लेबर का वो ग्रो करा, है ना। जो लैंडलेस लेबरर्स थे, लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास आपका जमीन नहीं थी, जिनके पास आपका जमीन पर काम करने को नहीं था, उस कम्युनिटी के पैसे से जो बाहर से आता था और जो गांव में इकट्ठा किया गया थोड़ा थोड़ा न्याय पंचायत के पास, उससे पड़ोस वाले गांव में जमीनें खरीदी गई और उन लोगों से बोला गया जो लैंडलेस लेबरर्स थे या फिर आपका जिनके पास जमीन नहीं थी कि तुम इस पे जाकर काम करो। इससे उन लोगों को भी आपका पार्टिसिपेशन मिला, तो सब समृद्धि की तरफ जा रहे हैं। अब ये एक केस स्टडी ऐसी लगती है मुझे कि बिल्कुल दिल को छू जाती है मेरे, कि प्रॉस्पेरिटी लाने का एक ये भी तरीका हो सकता है, लीडरशिप दिखाने का एक ये भी तरीका हो सकता है। तो ये रेलगान सिद्धि की आपका जो केस स्टडी है उसके कुछ पॉइंटर्स आपका मैंने यहां पर लिखे हैं कि वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल आए, फिर वो डिपेंडेंसी आपका कम होती गई, तरुण मंडल ग्रुप बनाया गया, ग्रेजिंग स्टार्ट की गई, ड्राई क्रॉप्स को आपका बेसिकली स्टार्ट किया गया जैसे पल्सेस वगैरह। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो तुम अपने आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक इंडियन ये हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी। अब देखो दो जगह हैं, कई बच्चों की किताब में आपका 2002 दिखा रखा होगा और कई बच्चों ने जिनकी नई किताबें आई हैं जो सीबीएसई ने अपडेट किया उसमें 2012 की पॉलिसी है। दोनों में अंतर क्या है, जब ये पॉलिसी आती है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी है तो जब उसमें करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं तो उस एनसीईआरटी को चेंज किया जाता है। तो ऐसे ही जब वाटर पॉलिसी एक कुछ लॉस काम ना कर रहे हो तो उसको अपडेट करने के लिए नए आपका प्रोसेस की तरफ हम जाते हैं। 2002 की जो पॉलिसी थी वो बेसिकली आपका इरिगेशन को अच्छा करने के लिए, पानी पीने के लिए, हाइड्रो पावर मतलब जो आपका बिजली हम जनरेट करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए, इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही थी कि इरिगेशन आपका अच्छा कर सके, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए जा सके, ड्रिंकिंग वाटर सभी को प्रोवाइड करा सके, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जो हमारा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट होता जा रहा है उसको कम करना है, सरफेस और ग्राउंड वाटर को धीरे धीरे कर मॉनिटरिंग करेंगे, पर यह हो ना पाया। एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन डाइवर्स यूसेज ऑफ वाटर शुड बी इंप्रूव्ड, अवेयरनेस फैलानी है, कंजर्वेशन करना है। तो ये सारी बातें तो आपका 2002 में थी। अब 2012 में क्या हुआ, 2012 में हमने ये सोचा कि अब ये सारे काम तो हमने कर लिए हैं, तो इन सारे कामों को आपका बेसिकली प्रपोज करने के ऑब्जेक्टिव आपका चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें एम्फेसाइज करना है नीड ऑफ नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ। जो ये कानून है इस कानून को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सजा के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर, तभी लोग आपका शायद इससे अच्छा हो पाएंगे। इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज में आपका प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। मीटिंग द प्रीएम्प्टिव नीड्स ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, आप जो पानी पी रहे हैं क्या वो सेफ है, क्या वो आपका पानी अच्छा है कि नहीं है, उस पर सपोर्ट करना पड़ेगा। पुअर पीपल जिनको आपका एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं मिल पाता उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ऐसी आपका स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जो कि क्लाइमेट चेंज पर, अगर पानी कभी खत्म होता जाए तो ऐसी क्रॉप्स उगाओ जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज को भी सपोर्ट, अगर कभी क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तब भी आपका उन क्रॉप्स को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अगर तुम धीरे धीरे करके देखोगे तो वाटर फुटप्रिंट्स, इनका ऑडिट्स करो। ऑडिट्स का क्या मतलब होता है, रेगुलरली आपका चेकअप वगैरह करते रहो उस पर।
लार्ज डिस्पैरिटी वगैरह पर आपका काम करो और वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट आपका ये काम पर आते रहे। ये कभी कभी अच्छा कई बच्चों की किताब में आपका ये दे रखा होता है तो अलग अलग हैं, दोनों एक्सप्लेन किए हैं इसी वजह से। इसके बाद एक आता है जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान 2015-16, ये लगभग सभी की किताब में सेम है। ये भी वाटर इज रिसाइकेबल रिसोर्स दैट इट्स एबिलिटी इज लिमिटेड एंड गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड विल बी वाइडनिंग ओवर टाइम। अब इसमें ये बताया गया है कि जो पानी की आपका डिमांड और सप्लाई की चेन है वो धीरे धीरे कर आपका बढ़ती रहेगी, उसका जो गैप है वो बढ़ता रहेगा एंड क्लाइमेट चेंज आपका ग्लोबल स्केल पर वाटर स्ट्रेस आपका कंडीशन होती रहेंगी। जल क्रांति अभियान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015-16। पहला इंपॉर्टेंट बात, इससे क्या होगा, वाटर स्कार्सिटी की जो दिक्कत है वो हमें क्या करेंगे, वो अच्छी होती जाएगी। जल क्रांति अभियान एम्स एट इन्वॉल्विंग लोकल बॉडीज, एनजीओ और सिटीजन। इसमें एनजीओ को भी इन्वॉल्व करो, जो लोकल बॉडीज हैं उनको भी इन्वॉल्व करो, न्याय पंचायत को भी इन्वॉल्व करो और सिटीजन्स को इन्वॉल्व कर अवेयरनेस फैलाओ। क्या अवेयरनेस, सबसे पहले तो आपका जो ऐसे गांव हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत है, 672 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की गई है, इनको जलग्राम के नाम से बताया गया। इसमें अवेयरनेस फैलाओ कि कैसे हम पानी की आपका खपत को कम कर सकते हैं। उसके बाद इस मॉडल को लगभग 1000 हेक्टेयर अलग अलग पार्ट में आपका देखा गया, यूपी, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, मेघालय, इनमें देखा जाएगा। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन, आर्टिफिशियल रिचार्ज, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कम करना चाहिए और कंस्ट्रक्शन करने चाहिए आर्सेनिक फ्री वॉल के। आर्सेनिक फ्री वॉल क्या होता है, आर्सेनिक एक पॉल्यूटेंट होता है जो कि पानी में काला काला दिखाई देता है जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो उसको क्या करना है, ऐसे बेल्स, ऐसे कुएं आपका बनाने चाहिए जिसमें आर्सेनिक की मात्रा आपका ना मिल जाए बहुत ज्यादा। और लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, रेडियो, टीवी, प्रिंट, इन सब का इस्तेमाल कर आपका बेसिकली लोगों के अंदर एक जागरूकता लेकर आओ। तो सर ये आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये सारी आपका स्टोरीज और ये जितनी भी आपका चीज़ें हैं ये समझ में आई होंगी। आई होप कि अगर तुम्हें कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए खुला रहता है, उसमें अच्छी अच्छी बातें और जो आपका बात जहाँ पर ऐसा कुछ लगता है कि इंप्रूवमेंट आपका चीज़ें हैं तो सब बताया करो मुझे, मैं ताकि आपका उस चीज़ पर काम कर सकूँ और अपन आपका मिलकर ग्रो कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम फिर से अपनी मेहनत जारी रख रहे होगे और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स तुमने बनाए होंगे। साथ साथ रुकना नहीं है, थमना नहीं है जब तक तुम खुद को ना पालो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो। तब तक के लिए जय हिंद।